तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज्ड हुई मूवी गोस्ट्स ऑफ वॉर को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एरिक ब्रेस्ट ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन ये मूवी एक बहुत बड़ी हिट हो सकती थी और इसकी थोड़ी सी कम रेटिंग की जो बात करें उसके बारे में मैं एंड में ज़रूर बात करूँगा। और जिन जिन लोगों को विनोद के बारे में आइडिया है कि वो क्या है, तो आज आप मेरे चैनल पर विनोद कमेंट मत करना, बल्कि आप लिखना घोस्टली विनोद। और दोस्तों मैंने अपने व्लॉग चैनल पर अपना सेटअप दिखाया है, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर जाकर देखना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा एंड आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कैसे लेस कॉस्ट में आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत 1944 के नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस में होती है, जहां पर 5 सोल्जर्स एक सेमी सर्कल बनाकर सो रहे थे। ये एक अमेरिकन सोल्जर्स का पेट्रोलिंग ग्रुप था जो कि एक फ्रेंच मैंशन का चार्ज लेने जा रहे थे। वो वहां से 30 माइल्स दूर थे। वो मैंशन एक रिच फ्रेंच लॉर्ड का था जिसे नाजी अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहते थे। US आर्मी के 101 एयरबोर्न डिवीजन के पैरा ट्रूपर्स ने उस पर कब्जा किया हुआ था। इनको उनसे चार्ज लेकर बैकअप आने का इंतजार करना था। इस ग्रुप को लीड करने वाले सार्जेंट का नाम था क्रिस। बाकी मेंबर्स के नाम थे कर्क, यूजीन, टैपर्ट और बुची। अब क्रिस को नींद में कई तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं, जहां पर हम सुनते हैं कि गेट डाउन, गेट बैक, मेडिक, मेडिक एटसेट्रा। बेसिकली उसे वॉर के नाइटमेयर आ रहे थे। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक आदमी अंधेरे में सिगरेट पीता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी उस पर पिस्टल तानकर गोली चलाने ही वाला था कि क्रिस तभी अपनी आंखें डर के बंद कर लेता है और जब वो आंख खोलता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अगली सुबह ये सब रेडी होकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक जीप जाती है जिसमें नाजी ऑफिसर्स थे। वो जीप एक लैंडमाइन से टकराती है जो कि इन्होंने सेट करी थी और उसमें एक बड़ा धमाका होता है। लीडर को छोड़कर मोस्टली सभी लोग मारे जाते हैं, बट जो बचते हैं उनको वो गोली मार देते हैं। टैपर्ट एक नाजी ऑफिसर के मुंह से गोल्डन टीथ को निकालता है। बुची को बॉक्सिंग का काफी शौक था, तो वो लीडर के साथ में बॉक्सिंग करने लगता है जिसमें वो हार रहा था, जिसके चलते क्रिस लीडर को गोली मार देता है एज उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनको हॉलोकॉस्ट से बचकर आ रहे कुछ लोग दिखाई देते हैं, बेसिकली वॉर में बच के आ रहे लोग। अब टैपर्ट अपने पास के सभी गोल्ड टीथ्स को एक लेडी को दे देता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और अगले ही दिन मेंशन पहुंच जाते हैं। वहां पर एक पैरा ट्रूपर घर पर नहीं बल्कि अपनी वैन में सो रहा था। बाकी लोग भी घर के हॉल में ही सो रहे थे। जैसे ही ये लोग आते हैं वो बिना कहे जल्दी से भागने लगते हैं, जो क्रिस को अजीब लगता है। पैरा ट्रूपर्स अब उन्हें रेडियो देकर वहां से फौरन भाग जाते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ चौंका देने वाली चीज देख ली हो। अब सभी लोग ठीक से खाना खाते हैं और उस बड़े से हाउस को अच्छी तरह से देखने लगते हैं। यूजीन वहां पर रखे हुए पियानो को बजाने लगता है। कर्क एक कमरे के अंदर जाता है जो कि डॉल से भरी पड़ी थी और ऐसा लगता है कि जैसे वो कमरा किसी छोटे बच्चे का हो। टैपर्ट बेसमेंट में जाता है जहां पर उसे एक बंद हुआ बॉक्स मिलता है, जिसके पास ही उस घर के मालिक और उनके परिवार की एक फोटो भी थी। तभी अचानक उसके पीछे कोई चीज गिरती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। क्रिस को स्टडी रूम का कारपेट जला हुआ मिलता है और दूसरी तरफ बुची को भी बाथरूम के डोर से कई सारी आवाजें सुनाई देती हैं। वो डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन डोर वॉज लॉक्ड, बट जैसे ही वो वापस जाता है तो वो गेट खुद पे खुद खुल जाता है, पर अंदर कोई नहीं होता। क्रीपी। रात में जब सभी लोग नीचे थे तब उन सभी को फिर से एक आवाज सुनाई देती है। सभी लोग अपनी गन लेकर आवाज का पीछा करने लगते हैं और जब क्रिस और कर्क डाइनिंग हॉल के कर्टेन को खोलते हैं तो उनको वहां पर किसी की लाश लटकती हुई दिखती है, यानी कि उसकी परछाई, जो कि बस पल भर के लिए था। बाद में वो अचानक से गायब हो जाती है, जिससे वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वहां पर हो क्या रहा है। अब यूजीन को बेसमेंट के अंदर से एक डायरी मिलती है जो उस घर के मालिक की थी, जिन्हें एक नाजी ऑफिसर ने टॉर्चर किया था। वहां पर उस समय अचानक से मोमबत्ती बुझ जाती है और जब वो फिर से लाइटर के जरिए मोमबत्ती जलाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे हम किसी की परछाई को देखते हैं और जब वो फोटो को देखता है तो उसके अंदर वो फैमिली नहीं थी। अब फिर से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो एक पैटर्न में था। क्रिस कहता है कि शायद ये मोर्स कोड होगा। मोर्स कोड वो होता है जहां पर कुछ आवाजों के पैटर्न के जरिए बात की जाती है। ये कोड टेलीग्राफ के इन्वेंटर सैमुअल मोर्स के नाम पर रखा गया है। खैर यूजीन फायरप्लेस के सामने खड़े होकर उसको सुलझाता है जिसमें लिखा था आई हैव नो लेग्स। तभी उस फायरप्लेस में एक डेड स्क्विरल ऊपर से गिरती है। ये सब इनको थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, स्पेशली क्रिस।
अब टैपर्ट विंडो में बैठकर अपने राइफल से मैंशन के बाहर की पहरेदारी कर ही रहा था और बाकी सभी लोग सो रहे थे। तभी उसके पीछे से हम किसी की परछाई को चलते हुए देख पाते हैं और उसके राइफल के टेलीस्कोप के अंदर भी एक डरावनी औरत अचानक से ही दिखाई देती है। वो थोड़ा डर जाता है और नीचे जाकर देखता है, पर वहां पर कोई भी नहीं होता, जिसको विंडो से क्रिस देख रहा था। कर्क बच्ची के रूम में जमीन पर सो रहा था, लेकिन तभी वहां पर अचानक एक म्यूजिक बॉक्स ओपन होकर अपने आप बजने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा डर जाता है। अब अगले दिन ये सब पिछली रात के बारे में बात करने से झिझकने लगते हैं और तभी टैपर्ट क्रिस से कहता है कि रेडियो पर मैसेज मिला है कि नाजी आर्मी की एक टुकड़ी इस मैंशन को फिर से कब्जा करने के लिए आ रही है। 50 से भी ज्यादा सैनिक होंगे। वो मैंशन को छोड़कर जाने की बात करता है, जिस पर क्रिस का ये कहना था कि उनकी जॉब इस मैंशन की रखवाली है, किसी भी हालत में वो पोस्ट खाली नहीं करेंगे, अदरवाइज उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। यानी कि उनकी जॉब भी जाएगी और उनको सजा भी मिलेगी ऑर्डर्स ना फॉलो करने के लिए। तो वो सबको प्रिपेयर रहने के लिए कहता है, ऑन विच एवरीवन एग्रीज। अब यूजीन और टैपर्ट ऊपर वाले फ्लोर यानी कि एटिक पर जाते हैं और उनको एक मैट के नीचे ब्लैक मैजिक और सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स की एक बड़ी सी ड्राइंग मिलती है। यूजीन कहता है कि हिटलर ब्लैक मैजिक में बहुत मानता था, शायद नाजियों ने इस घर के मेंबर्स पर ब्लैक मैजिक के एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। वो वहीं पर रखी हुई एल्मीरा को खिसकाने लगते हैं तो अचानक से ही कोई शक्ति उसके गेट को बंद करती है, जिससे यूजीन की उंगलियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। टैपर्ट को भी वहां पर कोई औरत लटकती हुई दिखती है, बट सडनली जैसे ही वो मुड़ता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब क्रिस, यूजीन और कर्क को रेडियो पर विचक्राफ्ट की अजीब अजीब बातें सुनाई देती हैं। मोर्स कोड की आवाज फिर से सुनाई देती है और जैसे ही यूजीन बुक उठाता है उसे क्रैक करने के लिए, तो उसका हाथ बिना उसके कंट्रोल के अपने आप ही लिखने लगता है। वो लिखता है कि इफ यू लीव यू विल डाई, और तभी रेडियो पर भी जोर से आवाज आती है कि यू विल डाई। और इसके बाद पांचों लोग ही बेहद डरने लगते हैं। यूजीन कहता है कि यह घर हॉन्टेड है, लेकिन क्रिस इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। अब रात होती है और वो लोग नाजियों को गुमराह करने के लिए घर का सामान इधर उधर कर देते हैं, एक अबैंडन्ड प्लेस की तरह। सभी लोग घर में छुप जाते हैं और लाइट्स को बंद कर देते हैं। नाजी आर्मी रात में वहां पर आकर मैंशन की हालत को देखकर वापस जाने लगती है, बट जैसे ही वो जाने वाले थे तभी घर में फिर से कोई जोर जोर से आवाजें करने लगता है। अब नाजी लोग घर पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। पांचों लोग फायर करके कई सारे नाजियों को मार डालते हैं। इसी बीच बुची एक बॉम्ब धमाके में घायल होता है, हीरो बनते हुए, जो कि क्रिस का कहना था। कर्क जब बाथरूम में था तो वहां पर उसे एक नाजी अपने सामने ही बार टब में खुद पे खुद डूबता हुआ नजर आता है, जो कि मर जाता है। वहां पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको डुबाकर मार रही हो। टैपर्ट के सामने एक नाजी लटक कर मर जाता है। यूजीन स्टडी रूम में छुपा हुआ था और वहां पर एक नाजी आता है। जैसे ही वो अपने गन को लोड करके उस पर चलाने लगता है तो उसके सामने वही डरावनी औरत आकर चिल्लाती है जो टैपर्ट को राइफल में दिखी थी, और उसके अगले ही पल में वो नाजी जलकर मारा जाता है, जिसको देखकर यूजीन ये कहता है कि ये सब असली नहीं हो सकता। बट किसी तरह से विद द हेल्प ऑफ हॉन्टेड मैंशन ये चारों लोग सभी नाजियों को मार डालते हैं। और यहाँ पर 4 लोग इसलिए क्योंकि बुची बुरी तरह से घायल हो गया था। और बाद में यूजीन उस डायरी को पढ़ के ये कहता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यही सब नाजियों ने इस मेंशन के परिवार हेल्विग्स के साथ किया था, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर कुछ ज्यूस को छुपाया था। मिस्टर हेल्विग को जलाकर मार डाला, उनके बेटे को बाथटब में डुबाकर, उनकी बेटी को ऊपर लटकाकर मार डाला और मिसेस हेल्विग को डाइनिंग रूम के पास। वो अब गोस्ट बन के बदला ले रहे हैं। ये लोग इंजर्ड बुची को मॉर्फिन देकर जिंदा रख रहे थे ताकि उसका दर्द कम हो जाए। यहाँ पर एक अजीब सी चीज ये थी कि टैपर्ट ने नाजी आर्मी के लोगों को न्यूड करके उनकी वैन में भर रखा था और लग रहा था कि जैसे कि वो पजेस्ड हो गया हो। उसी रात टैपर्ट यूजीन के पास आकर उसको ये बताता है कि कैसे वो कंट्रोल में नहीं था और उसको एक सपना जैसा आया कि उसने कुछ बच्चों को कैट्स क्रैडल खेलते हुए देखा और उसमें से एक बच्चा वॉर के कारण से मारा गया और उसने कुछ भी नहीं किया। वो काफी इमोशनल था। क्रिस अब बाथरूम में जाकर वहाँ की स्पिरिट से ये कहता है कि वो सच जाना चाहता है और वो उनकी हेल्प करेगा। तभी वहाँ पर उस बच्चे की स्पिरिट उसको दिखती है और वो उसको बाथटब में डुबो देता है, ये दिखाने के लिए कि उसके साथ में क्या हुआ था। लेकिन तभी वो नींद से जाग उठता है कि ये भी एक सपना था। खैर अब अगले दिन क्रिस को बेसमेंट में एक डायरी मिलती है जो एकदम खाली थी, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, एज यूजीन उस डायरी को पढ़कर सुनाया करता था। अब बुची को एकदम से होश आता है और वो चिल्लाने लगता है कि ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं है।
वो क्रिस के कॉलर को पकड़कर ये कहता है कि याद करो, और बस तभी वो मर जाता है। अब रात में तीनों लोग क्रिस से ये कहते हैं कि अब इस पोस्ट पर रहने का कोई मतलब नहीं बनता, उन्हें वहां से जाना चाहिए। गोस्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि कोर्ट मार्शल हो जाए। क्रिस कहता है कि यदि वो लोग उनकी बॉडीज को ढूंढकर प्रॉपर क्रिश्चियन तरह से बरी करेंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी और वो उनका पीछा छोड़ देंगे। यूजीन कहता है कि हमें मालूम नहीं है कि उनकी बॉडीज कहां पर है और डायरी में ये चीज नहीं लिखी है। अब चारों उस मेंशन से जाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें एक खराब एम्बुलेंस दिखाई देती है। कुछ देर बाद वो फिर से वहीं से गुजरते हैं। वो एक टाइम लूप में फंस गए थे। उस मेंशन से कुछ ही दूर तक वो जा सकते थे पर उसके आगे नहीं। कई दिनों तक वो चारों बिना खाए पिए भटकते रहते हैं। ना ही उन्हें भूख लगती और ना ही उन्हें प्यास लगती। उनको ये सब चीजें काफी अजीब लगती हैं और रास्ते में कई सारे नाजी आर्मी के लोग उनको दिखाई देते हैं। एक वाइट घर और एम्बुलेंस बार बार दिखती है। इनफैक्ट उनको वो लोग भी दिखते हैं जो कि नाजी आर्मी से डर के भाग रहे थे, यानी कि जो वॉर में बचे हुए लोग थे। टैपर्ट उनसे ये कहता है कि शायद से वो मर गए हैं। यदि ये हेवन है तो बेहद खराब है, जिस पर यूजीन ये कहता है कि शायद ये हेल होगा। कई सिविलाइजेशंस ये मानती हैं कि नर्क एक टाइम लूप है जहां अपने पापों की सजा पाने के लिए बार बार अपने पापों का सामना करना पड़ता है। अब टैपर्ट को नींद में एक सपना आता है जहां पर उसे कोई लटका रहा है। वो डरकर जाग उठता है और उसके बगल में एक काले अक्षरों में एक वर्ड लिखा था जिसका नाम था वेट्रुलैक। वो उसे डरकर मिटा देता है और सभी लोग वापस मेंशन में आ जाते हैं। अब क्रिस गोस्ट से कम्युनिकेट करने के लिए हर जगह आटा डाल देता है। वो गोस्ट के फुटस्टेप से उनको फॉलो करना चाहता था। कुछ देर बाद उस फ्लोर पर किसी के चलने के फुटप्रिंट्स हमको दिखाई देते हैं और वो डरावनी औरत क्रिस के मुंह के एकदम सामने आकर चिल्लाती है और उसे घसीटते हुए ले जाती है। वो सिर्फ क्रिस को ही दिख रही थी। वो चिल्लाता है कि गोली मारो उसे गोली मार दो, पर बाकी तीनों को तो सिर्फ हवा में लटकता हुआ क्रिस दिख रहा था। वो औरत उसे मेंशन के बगल के छोटे से घर में ले जाती है। यूजीन और कर्क भी उसका पीछा करते हैं उस घर के अंदर और वहां जाते ही उन्हें कुछ इमेजेस दिखाई देती हैं, कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मीनवाइल टैपर्ट घर पर पजेस्ड हो गया था। वो ब्लैक मैजिक ड्राइंग पर बैठकर कुछ चैंटिंग कर रहा था। उस घर के अंदर उनको हेल्विक्स की बॉडी मिलती है जिन्हें अब वो क्रिश्चियन तरीके से बरी करने लगते हैं। इसी बीच यूजीन को मिस्टर हेल्विक की बॉडी से डायरी का आखिरी पेज मिलता है जिसमें लिखा था कि हेल्विक्स फ्रेंच नहीं बल्कि अफगान्स थे। उनके मर्डर के टाइम उनके मेंशन में कई और लोग भी थे जिन्होंने उनकी मदद नहीं करी, सिर्फ देखते रहे। फिल्म के अंदर बताया गया है कि वेट्रुलैक एक मुस्लिम बिलीफ है जिसको रिपीटेटिव कर्स माना जाता है। मतलब अपने पापों के लिए अगेन एंड अगेन आपको हेल में बर्न होना होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई वर्ड है नहीं। इस वर्ड को सर्च किया जाए तो बस इवेंट ऑफ मुबहल आता है जिसको आप रीड कर सकते हैं। तो इसको हम एक फिक्शन और एंटरटेनमेंट के तौर पर माने तो बेटर है। बट इस वर्ड का इन सबसे क्या लिंक है? देखते रहिए, ट्विस्ट बहुत तगड़ा है। तो वो लोग मेंशन में आकर उस बॉक्स को खोलते हैं जो फिल्म के स्टार्टिंग में टैपर्ट को मिला था। उसके अंदर सिगार्स थे। तभी यूजीन को डायरी में एक बात पता चलती है कि जब नाजीज ने उस बॉक्स को खोला था तभी वो लोग गोस्ट बने थे। अब हेल्विक फैमिली के सारे गोस्ट उनके सामने आकर उन पर हमला करने लगते हैं। वो डरावनी औरत मिसेस हेल्विक थी जो क्रिस को घसीटते हुए आईने के सामने लेकर जाती है। याद करो, याद करो। और यही सेम बात बुची ने भी कही थी। अब अचानक से ही हम क्रिस को एक मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी में देखते हैं जहां पर वो वेंटिलेटर पर है। अब वहां पर उसका इलाज कर रहे डॉक्टर एंगल ये कहते हैं कि वो और उसके साथी अफगानिस्तान के वॉर में इंजर्ड हो गए थे। क्रिस के लेग्स नहीं थे क्योंकि उसे एम्प्यूटेट किया गया था, यानी कि उसका ऑपरेशन हुआ था। बाकी लोग भी बुरी तरह से घायल थे। अब क्रिस को सब कुछ याद आता है। उसकी टीम अफगानिस्तान में एक मुस्लिम डॉक्टर की फैमिली को रेस्क्यू करने गए थे अपने लीडर पॉल के कहने पर, जो कि अमेरिकन आर्मी के खबरी थे। वहां पर टैपर्ट 2 बच्चों को कैट्स क्रेडल खेलता हुआ देखता है और उनको एक स्क्वारल डॉल देता है। अब जब वो लोग अंदर जाते हैं तो तभी सैकड़ों टेररिस्ट वहां पर आ जाते हैं। उनको उस फैमिली की खबरी होने की बात पता चल चुकी थी। क्रिस और उसके साथी उसी घर में छुप जाते हैं। वो उन फैमिली मेंबर्स को जला के डुबोकर लटकाकर मार डालते हैं। क्रिस और बाकी लोग सिर्फ देखते रहते हैं। अब जैसे ही क्रिस और बाकी लोग घर से बाहर जाने लगते हैं तो डॉक्टर की वाइफ एक बॉम्ब लेकर आती है और उनको धमाके से उड़ा देती है, जिसको बुची दूर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। एक जोरदार धमाका होता है और सभी लोग घायल हो जाते हैं। मरते वक्त उस डॉक्टर की वाइफ उन्हें वेट्रुलैक श्राप देती है। क्रिस को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो ये कहता है कि वो तो वर्ल्ड वॉर 2 में थे। इस पर डॉक्टर एंगल ये कहते हैं कि माइंड एक बेहद ही फ्रेजाइल चीज है। वॉर के ट्रॉमा के कारण से अक्सर पेशेंट शॉक में चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया है जहाँ पर वो बैड मेमोरीज को मिटाकर अच्छी मेमोरीज डालते हैं
और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि सिमुलेशन में इन लोगों को नाजी ग्रुप के लीडर के रूप में दिखाई दिया था, जिससे बुची ने फाइट करी थी। उसका ये कहना था कि इस सिमुलेशन से सारी बुरी मेमोरीज मिट जाती हैं और बॉडी हील होने लगती है, जिस पर क्रिस कहता है कि उनका सिमुलेशन हॉन्टेड है क्योंकि उस लेडी का शराब उनके माइंड में है, वो उनको हॉन्ट कर रहे हैं जिससे वो कभी भी एक रियलिटी बन सकते हैं। तभी वहां के स्क्रीन पर वो अफगान फैमिली की तस्वीरें आने लगती हैं और पूरी फैसिलिटी की मशीन खराब होने लगती है। क्रिस उनको फिर से उसी सिमुलेशन में वापस भेजने को कहता है, अदरवाइज ये शार्प उस फैसिलिटी को तबाह कर देगा। अब एक नर्स क्रिस को फिर से उसी सिमुलेशन में जाने में हेल्प करती है और ये पूरा सिमुलेशन रिवाइंड हो जाता है, जहां पर फिर से फर्स्ट सीन आता है जहां पर एक आदमी सिगरेट पी रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो कि अफगानिस्तान में मारा गया था। क्रिस उस पर चिल्लाकर ये कहता है कि उसको क्या चाहिए और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गोस्ट ऑफ वॉर मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म को थोड़ा सा अलग तरह से बनाया गया है। मेरे लिए ये एंडिंग थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। फिल्म के अंदर ट्विस्ट और टर्न तो अच्छे दिए हैं, लेकिन मेरे लिए पर्सनली एंडिंग थोड़ी सी अजीब रही। एंड तक मूवी काफी अच्छी चल रही थी, जंप स्केयर्स भी सही थे, बट एंडिंग में जो टेक्नोलॉजी वाली चीज दिखा दी गई और उसके अंदर ये कर्स का होना थोड़ा सा अजीब था। खैर बात करें हिंट्स के बारे में तो थ्रू आउट मूवी के अंदर हिंट्स थे कि वो सब रियल नहीं था। लाइक इन सब का अचानक से बीच जंगल में उठना, वो भी एक सेमी सर्कल के अंदर। मोर्स कोड में ये सब कहना कि आई हैव नो लेग्स, जो कि क्रिस के खुद के सबकॉन्शियस माइंड की आवाज थी। देन बुची का बीच में उठकर ये सब कहना कि ये रियल नहीं है और रिमेम्बर। और हाँ, बुची की मौत रियल में भी हो गई थी एज वो रियल में जा गया था, जिससे उस पर ये सिमुलेशन काम नहीं आया। इन सबको रास्ते में जाते वक्त कई सारे लोग भी मिले थे, जिससे उनको अफगानिस्तान वाली चीजें याद आ रही थी कि कैसे वो सबको रेस्क्यू कर रहे थे। टैपर्ट ने एक स्क्विरल डॉल को बच्चों को दिया था, जिसमें से एक मारा गया था। तो जब सिमुलेशन में एक डेड स्क्विरल गिरी थी तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड की उपज थी। इन सभी को वेट्रुलेक वर्ड कहीं ना कहीं सुनाई या दिखाई दिया था। उस व्हाइट घर का दिखना ये सिंबल था कि वहीं पर ये सब हुआ था। इनफैक्ट जब क्रिस को वो लेडी घसीट कर अंदर अपनी डेड बॉडीज दिखाने ले गई थी तो वहां पर अंदर आते ही इनको पास्ट की कुछ इमेजेस दिखाई दी थी। तो आई गेस ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेस कर रहे थे, जिससे उनको पास्ट याद आ रहा था। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इन सोल्जर्स के माइंड के अंदर जो कर्स था उसके जरिए अफगानिस्तान वाली फैमिली जिंदा होना चाहती थी, जिसके चलते अपनी गलती सुधारने के लिए क्रिस सिमुलेशन के अंदर वापस चला गया, जहाँ उसको सिगार पीता हुआ डॉक्टर मिला। और वो सिगार जो इनको मेंशन में मिली थी वो डॉक्टर की ही थी। क्रिस जानता था कि ये वेट्रुलेक कर्स कभी भी खत्म नहीं होगा, तो उसने उस फैमिली को उसी सिमुलेशन वर्ल्ड में उलझाने का सोचा। एज वो अगर सफर करते रहेंगे तो फैमिली रियल वर्ल्ड में नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों ये थी गोस्ट ऑफ वॉर फिल्म की कहानी। फिल्म एंड तक आते आते बढ़िया रही, जंप स्केयर्स भी अच्छे रहे, लेकिन अल्टीमेटली एंडिंग थोड़ी सी खराब हो गई। यहाँ पर वॉर ट्रॉमा और इस चीज की चीजें हॉरर के साथ मिलाकर दिखाने की कोशिश की गई है, विच इज गुड माइनस द एंडिंग। एंडिंग काफी ओपन छोड़ दी गई है। मे बी अ सीक्वल, बट आई डोंट थिंक सो कि सीक्वल आएगा, एज कहानी और कॉन्सेप्ट रिवील हो गया है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। इंस्टाग्राम पर हमारे 10,000 फॉलोअर्स होने में बस 600 फॉलोअर्स की ही कमी है, तो जल्दी से फॉलोअर्स बढ़वा दो यार। टिकटॉकर्स के भी रातों रात फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और वो भी बिना मेहनत करे। यहाँ पर तो फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत है, तो 600 और फॉलोअर्स करवा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो स्वाइप वाला बटन है ना, वो हमको मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए